हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग अपने कंपनी लॉ की मैराथन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो अपना चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो अपना चैप्टर रहेगा वो चैप्टर अपना कौन सा है? शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर जो है वो हम कह सकते हैं जो अपना पार्ट ए है उसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से काफ़ी मार्क्स के वेटेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। ओल्ड सिलेबस में तो आते ही थे, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि न्यू सिलेबस में भी इसमें से तो देखो क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें शेयर कैपिटल के बारे में, तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है? अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी क्या करती है? कंपनी फंड रेजिंग करती है। ठीक है। तो अब हम जो फंड रेजिंग है वो अलग अलग लोगों से कर सकते हैं। आप जो फंड रेजिंग है वो अपने ओनर से भी कर सकते हो, और जो फंड रेजिंग है वो आप एज अ लोन कैपिटल यानी डेट भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मुझे अपने ओनर से पैसा रेज करना है तो हम बदले में उनको क्या इशू करते हैं? शेयर्स। तो जो हमें वो शेयर के बदले में कैपिटल दे रहे होते हैं वही कंपनी का क्या बनता है? शेयर कैपिटल। और अगर मुझे डेट कैपिटल रेज करना है तो मैं डेट इशू कर रही हूँ, मतलब जैसे आपने सुना होगा डिबेंचर्स, हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, या फिर हम डिपॉजिट रेज कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो जो सब चीज़ें हैं वो डेट कैपिटल में आएगी। ये भी अपने दोनों अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो अपना कौन सा चैप्टर होने वाला है? शेयर कैपिटल वाला चैप्टर वो अपना होने वाला है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेक्शंस के बारे में बात कर लें तो जो अपना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में जो हमें यहाँ पे सेक्शंस देखने हैं, सेक्शंस आपके स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? सेक्शंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 23 से लेकर, और ये सेक्शंस कहाँ तक जाते हैं? सेक्शन 73 तक ये जाते हैं। ठीक है, चलो। अब ये जो अपने टोटल सेक्शंस हैं इसको भी हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हमें देखने हैं कहाँ से कहाँ तक? 23 से लेके सेक्शन 41 तक ही हम अलग देखेंगे। एक अपना सेक्शन है सेक्शन 42, ये किसका है? अपना प्राइवेट प्लेसमेंट का रहेगा। और अपने लास्ट में सेक्शन 43 से लेकर 70 है, ये हमें अलग देखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, जो अपने सेक्शंस हैं 23 से लेके 41 एंड 42, इन सेक्शंस के साथ में हमें कुछ कंपनी रूल्स भी हैं, मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ कंपनी रूल्स भी है वो भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या बात बोला है? अलॉन्ग विथ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014, ये भी हमें वहाँ पे क्या करने हैं? कवर करने हैं। तो अब देखो, जब भी आपके ये वाले सेक्शंस आए आप कौन से रूल लिख दोगे? ये वाले रूल लिख दोगे। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 70 तक की, तो यहाँ पे जो आपके रूल्स हैं वो कौन से रूल्स हैं? कंपनी शेयर कैपिटल एंड अपने डिवेंचर रूल्स हैं। ये आप कहाँ से कहाँ तक के लिए हैं? 43 से लेकर और 70 तक के सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये अपने टोटल सेक्शंस की लिस्ट हो गई। अब हम ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पे सारे सेक्शंस याद हो जाएं। चलो, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक है अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर। शेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, जो आजकल अपने शेयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब शेयर किस फॉर्मेट में होते हैं? डीमैट फॉर्मेट में होते हैं। बट पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर चलते थे, तो शेयर के बदले में हमें क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट। पर अभी शेयर डीमैट फॉर्मेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो क्या आपको कोई शेयर सर्टिफिकेट मिलता है? क्या नहीं मिलता। फिजिकल फॉर्मेट में शेयर होते हैं तो शेयर का एक डिस्टिंक्ट नंबर भी होता है। डीमैट फॉर्मेट में है तो शेयर का कोई डिस्टिंक्ट नंबर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें सेक्शन 44 की, तो शेयर का नेचर। शेयर का नेचर क्या होता है? क्या शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल। आपके पास 8 शेयर हैं, क्या आप किसी और को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो? एब्सोल्युटली। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे आपके शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे शेयर्स के ट्रांसफ़र के ऊपर आपको क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। करेक्ट। तो ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अपने पास शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो अपने कौन से? इक्विटी शेयर। एक अपने कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस नाम का ही मतलब क्या है? आपको क्या मिलेगी? प्रायोरिटी। और आपको जो प्रायोरिटी मिल रही है इक्विटी के ऊपर, वो 2 चीज़ों में मिलती है। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन पे तो आपको क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस के ऊपर आपको वोटिंग राइट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे आपको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल रही है 2 चीज़ों में।
ओवर इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स में आपको प्रेफरेंस मिलती है एक तो ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जब भी डिविडेंड का पेमेंट होगा पहला पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस, और उसके बाद पेमेंट किसको होगा, इक्विटी। और एक जब अपनी कंपनी कहाँ पे जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो जब हम बंद हो रहे हैं तब भी जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है पहले वो किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, और उसके बाद में जो रीपेमेंट है वो एंड में एकदम किसको होगा, इक्विटी वालों को। ठीक है, अब ये एकदम बेसिक टॉपिक है, ये हम 11th-12th में भी 100 बार पढ़कर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, ये आप एक बार रीड कर लेना। अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। यहाँ से अपने प्रॉपर जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपना सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 43। सेक्शन 43 किससे डील करता है, काइंड्स ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर। अभी जैसे हमने बात की इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं जिनमें क्या मिलती है आपको, वोटिंग राइट। अब देखो इक्विटी शेयर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं अपने इक्वल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर, मतलब 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट, और एक अपने कौन से होते हैं, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर। यानी यहाँ पे अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक वोट नहीं होगा। यहाँ पे आपके राइट्स डिफरेंट है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास शेयर जितने हो उतनी वोटिंग नहीं हो, वोटिंग कम हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमें वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में आते हैं, तो हमें वोटिंग से वैसे भी मतलब नहीं है, हमारी चलती तो कंपनी में वैसे भी नहीं है। तो आप हमें वोटिंग मत दो, आप हमें डिविडेंड ज़्यादा कर दो और हमारे वोटिंग राइट्स कम कर दो। तो उनके लिए कंपनी क्या इशू करती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, DVR। अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें DVR की, तो DVR में क्या है, कंडीशंस फॉर इशू। तो सबसे पहले क्या बोला कि आपका जो इशू है वो इशू DVR आप कर पाओगे इशू। सबसे पहली चीज़ तो वो कहाँ पे ऑथराइज होना चाहिए, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और अगर आपको ये DVR का इशू लेकर आना है तो आपको क्या करना होगा, OR पास करना होगा। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको ये OR किससे पास करना है, पोस्टल बैलेट से पास करना है। पोस्टल बैलेट क्या होता है, ये हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे जनरल मीटिंग्स, वहाँ पर ये इन डिटेल आता है। यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो, पोस्टल बैलेट की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में देखो इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, हर किसी के लिए कंपनी में आके प्रैक्टिकली वोट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कंपनी उनको बाय पोस्ट रेजोल्यूशन घर पे सेंड कर देती है, वहीं का वहीं साइन करो, येस लिखो, नो लिखो और वापस भेज दो। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में DVR का इशू कर रहे हो तो OR कैसे पास होगा, बाय पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ DVR, कि जब भी एक कंपनी DVR इशू कर रही है, अब DVR इशू कर रही है तो वहाँ पे वोटिंग राइट्स भी होंगे। तो जो टोटल DVR इशू करने के बाद वोटिंग राइट्स हैं DVR के, वो मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकते हैं, 74% हो सकते हैं। किसके, टोटल। तो कंपनी की जितनी भी टोटल वोटिंग राइट्स हैं DVR उसका ओनली कितना हो सकता है, मैक्सिमम 74%। मतलब 74% से ज़्यादा अगर DVR की वोटिंग चली गई तो क्या वो इशू वैलिड है, वो इशू वैलिड नहीं है। आपको याद होगा हमने प्रॉपर क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था कि इतने वोटिंग राइट्स हैं, कैलकुलेट करके हमने निकाला था कि अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक बार वहाँ से रेफर कर लेना। इसके बाद क्या बोला, कंपनी का किसी भी चीज़ में डिफ़ॉल्ट नहीं। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप डिफ़ॉल्टिंग कंपनी हो तो हम आपको कोई भी नया और अलग टाइप का काम करने नहीं देंगे। तो ना आपने डिफ़ॉल्ट करा हो डिविडेंड में, ना आपने डिफ़ॉल्ट करा हो मैच्योर्ड डिपॉजिट में, ना आपने डिफ़ॉल्ट करा है रिडम्पशन करने में ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिविडेंड, और ना ही आपने इंटरेस्ट वगैरह में कोई भी डिफ़ॉल्ट किया होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में भी आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। कितने सालों में, पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी टाइप का आपका डिफ़ॉल्ट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक क्या बोला भाई, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ एनी लोन वगैरह या कोई भी और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं आपकी उसमें, और IEPF क्या होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अल्टीमेटली क्या बोलना चाहता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सब करो पहले, उसी के बाद में आप क्या कर सकते हो, DVR का इशू लेकर आ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि हमने ये सारे डिफ़ॉल्ट कर दी, ठीक है यार, गलती हो जाती है, कंपनी से हो जाती है गलती। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सुधार लो, सुधारने के बाद डिफ़ॉल्ट को मेक गुड करने के बाद 5 साल तक वेट कर लो। 5 ईयर्स तक आपने वेट किया डिफ़ॉल्ट ठीक करके,
उसके बाद क्या आप डीवीआर इशू कर सकते हो क्या? बिल्कुल, आप उसके बाद डीवीआर इशू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या बोला है कि कंपनी के ऊपर पिछले 3 साल में इनमें से किसी भी एक्ट में, आरबीआई एक्ट, सीबीआई, फेमा एक्ट, इनमें से किसी भी एक्ट में आपके ऊपर कोई भी टाइप की पेनल्टी आनी चाहिए क्या? कोई भी टाइप की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि क्या आप डीवीआर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू नॉर्मल इक्विटी शेयर्स? नहीं, नॉर्मल वाले अलग रहेंगे, डीवीआर वाले अलग रहेंगे। क्या आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो उसको? आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वाले जो इक्विटी शेयर्स हैं दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डीवीआर एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी अपनी डीवीआर की कंडीशन थी और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ध्यान रखना है हमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। अभी अपना इक्विटी शेयर डन है, अभी जो अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात करनी है। सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन क्या रहेगा इसका? सेक्शन 55। अच्छा, इसमें हमें 2 कंडीशन पढ़नी है। एक हमें क्या पढ़नी है? कंडीशन ऑफ इशू, और एक हमें क्या पढ़नी है? कंडीशंस फॉर रिडम्पशन। इशू के लिए तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करो, जनरल मीटिंग में क्या पास कर लो? एसआर पास कर लो। और इसके बाद क्या बोला है कि जब भी आप इशू कर रहे हो, एक बात बताओ, कोई नई चीज़ कर रहे हो और पुरानी चीज़ में डिफ़ॉल्ट है, अलाउ करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो जब भी आप इशू कर रहे हो तो जो आपके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके रीपेमेंट में, मतलब रिडम्पशन में या उनके इंटरेस्ट में, डिविडेंड में सॉरी, कोई भी टाइप का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या बोला कि ये जो इशू है वो ऑथराइज होना चाहिए बाय आर्टिकल्स। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें से एक टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब कुछ टाइम के बाद उनका रीपेमेंट हो जाएगा, और इररिडीमेबल मतलब रीपेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नहीं होगा। एज पर कंपनीज एक्ट कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? रिडीमेबल वाला इशू करोगे उसका भी एक मैक्सिमम टाइम लिमिट गिवन है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हो आप? 20 ईयर्स के लिए, मतलब 20 ईयर्स के बाद आपको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती हैं उनके लिए ये टाइम लिमिट कितनी गिवन है? 30 ईयर्स की टाइम लिमिट गिवन है कि आप 30 साल के बाद, मतलब 30 साल तक रख सकते हो। 30 ईयर जैसे ख़त्म हुए वैसे आपका रिडम्पशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर एक और कंडीशन है कि 21st ईयर ऑनवर्ड, जैसे 21वां साल आ जाएगा आपका, वैसे आपको हर ईयर 10% क्या करना होगा? रिडीम करना होगा। तो 21st से लेकर अपना 30th तक 10-10 करके पूरा रिडम्पशन डन हो जाएगा। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्या है? कंडीशंस फॉर रिडम्पशन, कि अगर आपको अब रिडम्पशन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या बोला? रिडम्पशन आप ओनली किसका करोगे? फुल्ली पेड। एक बात बताओ, खुद को तो पूरा पेमेंट मिला नहीं है और रिडम्पशन करने, तो कंपनी अपना खुद का लॉस थोड़ी करवाएगी। तो पहले जो शेयर्स जिन पे पूरा पैसा आ चुका है उनका ही आप क्या करोगे? रिडम्पशन करोगे। आप रिडम्पशन करना तो पैसे चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो क्या बोला? सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, कि आप ये रिडम्पशन कहाँ कहाँ से कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या बोला है? फ्री प्रॉफिट्स, आपकी कंपनी में जो प्रॉफिट्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप नए शेयर्स भी इशू कर सकते हो, या तो नए इक्विटी इशू कर दो या कोई और शेयर्स कर दो आप डिफरेंट क्लास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला? अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो, कहाँ से करना चाहते हो? फ्री प्रॉफिट से करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग रिडीम कर रहे हैं वो सेम वैल्यू आपको कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? CRR, दैट इज़ व्हाट? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 करोड़ की वैल्यू का क्या कर रही हूँ? रिडम्पशन, तो मुझे ये इक्वल वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? 10 करोड़ की CRR में ट्रांसफ़र करनी है। तो आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल लिया था, अगेन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है, तो वो एक बार आप देख लेना याद से। तो अगर आपको 10 करोड़ का रिडम्पशन करना है तो आपको याद होगा हमने बात की डबल अमाउंट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 20। तभी तो आप 10 को रिडीम करोगे, और 10 को कहाँ डालोगे? CRR में। कम पड़ रहा है तो फिर हमें क्या करना होगा? नए शेयर्स का इशू। इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। चलो, ये वही वाली चीज़ है जो मैंने बताया था 50-50, जो हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखा। अब आ जाओ आगे।
अब देखो अगर कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। आप एट पार भी कर सकते हो, आप एट प्रीमियम भी कर सकते हो। अगर आप रिडम्पशन करते हो एट प्रीमियम तो वो सोर्स मतलब कहाँ से आपके पास पैसा आएगा रिडम्पशन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 133 का कंप्लायंस कर रही है, एएस मान रही है, तो आप रिडम्पशन जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम आप ओनली कहाँ से दोगे, फ्री प्रॉफिट से। पर अगर मान लो एग्जेम्प्ट है कि आपको वो 133 सेक्शन नहीं मानना है किसी भी रीज़न की वजह से, तो अगर आप 133 का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्री प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर SPR जो है ना उसको क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, जो अपना SPR अकाउंट है वो क्या होता है, एक कैपिटल रिजर्व, मतलब वो फ्री प्रॉफिट नहीं है, उसके स्पेसिफिक 5 यूजेस हैं, आप उसको बस वही 5 यूजेस में ही यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्या आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, पहली प्रेफरेंस हम किसको दे देंगे, SPR, बिकॉज ये और कहीं तो यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ हो रहा है तो पहले इसको यूज़ कर लो यहाँ पे, फिर फ्री प्रॉफिट तो कहीं पर भी यूज़ करते रहोगे, चल जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपना क्या आता है, अभी अगेन जैसे हमने रिडम्पशन के बारे में बात की, वैसे भी हम सिक्योरिटीज़ का अगर इशू करना चाहते हैं और वो इशू हम किस पे कर रहे हैं, वो देखो इशू 3 टाइप्स हो सकता है। अगेन या तो आप इशू करोगे एट फेस वैल्यू, मतलब 10 का शेयर 10 पे इशू करा, या आप इशू करोगे एट प्रीमियम, 10 का शेयर हमने 12 पे इशू करा, या फिर इशू होता है एट डिस्काउंट, 10 का शेयर 8 पे इशू किया। बट रिमेंबर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पार या प्रीमियम अलाउड है। अब क्या बोला, अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो कुछ पैसा कहाँ आपका ट्रांसफ़र होगा, कुछ पैसा जो प्रीमियम वाला पैसा रिसीव हुआ है वो पैसा आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और वो जो रिजर्व है वो रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व है। इसका मतलब अभी हम इसके 5 यूजेस पढ़ने वाले हैं, आप बस उन्हीं 5 यूजेस में ही उसको यूज़ कर पाओगे और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो एक फ्री प्रॉफिट नहीं है। अब वो फ्री प्रॉफिट नहीं तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि क्या हम SPR से डिविडेंड बांट सकते हैं क्या, नहीं। डिविडेंड बांटने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्री प्रॉफिट। SPR क्या एक फ्री प्रॉफिट है, नहीं है, तो क्या आप उसे डिविडेंड बांट सकते हो क्या, नो। अभी इसके 5 यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला, आप किस किस के लिए यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, सेकेंड राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी एक्सपेंसेस हुए थे अभी हम उनको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम पैसा कहाँ से दे सकते हैं, SPR से। तीसरा राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस पेड, जो भी कमीशन है, डिस्काउंट वगैरह है जो हमने किस पे दिया है, डिबेंचर्स वगैरह पे दिया है, तो आप उसका राइट ऑफ कर सकते हो। देन हम जो भी प्रीमियम दे रहे हैं किस पे, रिडम्पशन, अभी हम पढ़कर आए हैं कि आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आप SPR से कर सकते हो प्रीमियम पे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है हमें, जब आप 133 कंप्लायंस नहीं कर रहे हो ना तो ही ये वाला पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अभी ये नोट आगे आ जाएगा। और लास्ट क्या है अपना, बायबैक। अच्छा, ये जो बायबैक है, ये बायबैक क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद ही वापस से परचेज कर रही है, ये भी अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और एक ऊपर आया था फुली पेड बोनस शेयर्स, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बोनस शेयर्स मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को गिफ्ट कर रहे हो शेयर्स, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो ये सब पर्पस के लिए कंपनी किसका यूज़ कर सकती है, SPR का यूज़ कर सकती है। तो ये पांचों पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना है। इनके अलावा किसी भी और पर्पस के लिए क्या हम SPR का यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ये वो वाला पॉइंट है कि जो कंपनी AS का कंप्लायंस कर रही है, याद है क्या, जो सेक्शन 133 को मान रही थी वो प्रीमियम नहीं दे सकती है किससे, SPR से। तो वही बोला है कि जो AS का कंप्लायंस कर रही है उनके लिए ओनली A, C और E ही एप्लीकेबल है, B और D में वो यूज़ नहीं कर सकती है SPR को। चलो अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, डिस्काउंट पे अभी हमने बात कर ली थी कि कंपनीज एक्ट एकदम प्रोहिबिट करता है, अगर डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ कुछ केसेस में कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स का इशू कर सकती है किस पे, एट डिस्काउंट। सबसे पहले एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो स्वेट इक्विटी भी अगेन अपन आगे पढ़ने वाले हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, अगर कंपनी अपने कोई भी शेयर्स किसको इशू कर रही है, अपने कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को इशू कर रही है कि उन्होंने हमारी कंपनी के लिए कुछ किया,
जैसे कोई वैल्यू एडिशन किया, कोई टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया, आईपीआर कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, बदले में हमने उनको क्या किए, शेयर्स दिए। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। और दूसरा, मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब बंद होने वाले, ठीक है, लिक्विडेशन चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले हम कंपनी को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं। तो रिवाइव करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन प्लान। ये सब कंटेंट किसका है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है, बेसिक याद रखो, जब भी ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तब हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो रिवाइव करना चाहते हो अब, तो सबके ऊपर आईबीसी ओवरराइड करेगा। मतलब उस टाइम पे अगर कंपनी चाहे तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, अगर आईबीसी के टाइम पे रिक्वायरमेंट पड़ जाती है एज पर रेजोल्यूशन प्लान। क्योंकि हमें देखो इंसॉल्वेंसी से आपको बाहर निकालना है, तब हम कंपनीज एक्ट के इतने प्रोविजन नहीं मानेंगे, आईबीसी वाले प्रोविजन वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये दो उसके क्या हो गए, एक्सेप्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स अभी जस्ट ऊपर आया था कि इनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो क्या, एब्सोल्युटली। तो जो अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स है, सबसे पहले तो सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन अपना क्या रहेगा, सेक्शन 54। अच्छा, एसपीआर का सेक्शन क्या है, 52। डिस्काउंट का सेक्शन क्या है, 53। देन स्वेट का सेक्शन क्या है, 54। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी शेयर्स दे रही है अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को या अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, वो क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या बोला, आप जो शेयर्स दे सकते हो या तो आप वो कैसे दे रहे हो, एट डिस्काउंट, या फिर आप वो शेयर्स कैसे दे रहे हो, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब नॉर्मली अपन शेयर्स देते तो बदले में कैश मिलता है ना, यहाँ पे मान लो कैश नहीं है, कुछ सर्विसेज हो गई, कुछ गुड्स वगैरह का डीलिंग हो गया, तो वो किस में रहता है, अदर देन कैश में। तो आइदर एट डिस्काउंट और फॉर अदर देन कैश। अच्छा, अभी हम क्यों दे रहे हैं, तीन चीज़ों के लिए। देखो स्वेट इक्विटी, इससे याद रख लो कि उन्होंने, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, खून पसीने की कमाई है ये उनकी, मतलब उन्होंने कंपनी के लिए कुछ किया। तीन बातें क्या है, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया कंपनी को, नो हाउ, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा इनोवेटिव टाइप का आइडिया दे दिया। दूसरी बात, फॉर मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे आपको किसी इन्वेंशन पे पेटेंट दिलवा दिया, इस टाइप से, है ना। और तीसरा क्या हो गया, फॉर वैल्यू एडिशन, जिसकी वजह से कंपनी की कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है। तो इनमें से कुछ भी काम किया तो कंपनी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। इसके बाद में क्या बोला, एम्प्लॉय के हमें डेफिनेशन गिवन है कि आप किस किस को इशू करोगे। तो फर्स्ट क्या बोला है, परमानेंट एम्प्लॉय, जो या तो इंडिया में काम कर रहा है या फिर इंडिया के बाहर काम कर रहा है। डायरेक्टर, दोनों आ जाएंगे, होल टाइम पे आ जाएगा और पार्ट टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या बोला है, एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी का भी आ जाएगा और सब्सिडरी कंपनी का भी आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी हम एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेफिनेशन डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है, तो इसीलिए दोनों की अलग अलग है, अलग अलग एकदम प्रॉपरली आपको हमें याद करनी है। ठीक है, अब क्या बोला, अगर आप ये इशू करना चाहते हो, ठीक है, क्या बात है याद रखो, एसआर पास कर लो। एसआर कब तक वैलिड रहेगा, 12 महीने, मतलब एसआर पास करने के विद इन 12 मंथ्स शेयर्स इशू कर देना। इसके बाद क्या बोला, ऐसे नहीं है कि आपको आज शेयर मिले कल निकल के बाहर भाग गए, मतलब कल के कल शेयर्स बेच दिए। हम चाहते हैं कि आप कंपनी में रिटेन होकर रहो, हम आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे लिए असेट हो, तभी हमने आपको क्या दिया, शेयर दिए। हमने आपको शेयर दिए, कल भाग गए बेच के, ऐसा काम नहीं करोगे। इसीलिए आपके शेयर्स के ऊपर हम क्या लगाएंगे, लॉक इन, मतलब आपको जब भी शेयर्स मिले 3 साल तक, फॉर 3 ईयर्स, क्या आप उन शेयर्स को बेच सकते हो, क्या नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, लिमिट्स ऑन इशू, कि अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू करना चाहती है तो क्या वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, क्या, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन विद इन द लिमिट। आपको लिमिट गिवन है, तो क्या बोला यहाँ पे, जो लिमिट है, एक तो लिमिट क्या है, 1 साल की 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल, कि जितना भी आप इशू कर रहे हो तो आपके पेड अप इक्विटी का आप मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हो, 15%, या फिर शेयर ऑफ इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर। मतलब ये दोनों लिमिट में से जो लिमिट हायर है वो वैल्यू निकाल लो, वहीं तक ही आप क्या काम कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो। इससे एक्सीडिंग क्या आप शेयर इशू कर सकते हो क्या, स्वेट इक्विटी वालों की बात हो रही है, नहीं। तो ये जो लिमिट है वो एक पर्टिकुलर टाइम की लिमिट है। अब यहाँ पे क्या बोला, ओवरऑल जो आपकी लिमिट है,
कि आप लाइफ टाइम में कभी 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। जो ऊपर हमने 15% की लिमिट पढ़ी वो वन टाइम 1 साल की लिमिट है, लेकिन 25% की लिमिट क्या है ओवरऑल, कि कभी भी आप लाइफ टाइम में 25% से ज़्यादा इक्विटी इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन इसका भी हमने प्रॉपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व किया है, इसको आपको वहाँ से रेफर कर लेना है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवाया है कि हमने डीवीआर की बात की, कि हमने यहाँ पर बात की है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के जाना। अभी अपने पास मैराथन में ऑब्वियसली बात है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठे तो फिर अपने चैप्टर्स ही कवर नहीं होंगे, तो वो अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं, बट नोट्स आप रेफर कर लेना, वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्टार्टअप्स है। अब देखो स्टार्टअप्स है तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारे क्या देती है, एग्जाम्पशंस, बेनिफिट्स। तो स्टार्टअप के लिए क्या बोला, 25% की लिमिट की जगह पे हमने मैक्सिमम लिमिट कितनी लगा दी है, 50% की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिमिट 50% है और कब तक रहेगी एग्जाम्पशन, 10 ईयर्स। देखो पहले क्या था, स्टार्टअप को ओनली 5 ईयर्स की एग्जाम्पशन मिलती थी, अभी जो आपकी एग्जाम्पशन है उसका टाइम पीरियड बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अप टू 10 ईयर्स। चलो, और इसके बाद क्या बोला कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के सारे राइट्स हैं, वो सारे के सारे राइट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स से। इक्वल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, पारी पासू। ये कुछ कुछ लीगल मैक्सिम्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी एक बार ऑलरेडी इशू लेकर आ चुकी है, अब वो क्या करना चाहती है, वापस से इशू लेकर आना चाहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या बोला, जब भी एक कंपनी फर्दर इशू लेकर आ रही है तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, कि सबसे पहले क्या होता है कि आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप सबसे पहले एक ऑफर दो, किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आप नए लोगों को लेकर आओगे तो ऑब्वियस ही बात है एग्जिस्टिंग वालों का कंट्रोल कंपनी के ऊपर से कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते हो, तो इसीलिए क्या बोला, जब भी कंपनी कभी भी कोई फर्दर इशू लेकर आ रही है तो आप फर्स्ट ऑफर किसको करो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कम प्राइस पे, है ना, कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं कंपनी के शेयर्स परचेज करने में। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो हाँ बोलेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। या इवन जैसे मान लो कंपनी ने आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको ऑफर किया, आपको खुद नहीं परचेज करने हैं शेयर ड्यू टू एनी रीज़न, आप वो जो अपना राइट है ना, वो राइट किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिनाउंसिएशन, कि मैंने शेयर नहीं परचेज की, मैंने मेरे फ्रेंड को क्या बोल दिया, मेरे पास कंपनी का राइट ऑफर है, तू मेरे बदले में शेयर्स परचेज कर ले, मतलब मैंने अपना राइट उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी अलाउड है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो उस राइट को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, राइट टू ट्रांसफ़र को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, कैसे, अपने आर्टिकल से, ठीक है। तो ये तो सब किस में आ जाएगा, अपना राइट इशू में आ जाएगा। ये हम ऑफर किसको दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उनको आप क्या दोगे, इशू करोगे एक लेटर ऑफ ऑफर। अब यहाँ पे इशू ओपनिंग का जितना भी टाइम पीरियड है, देखो मिनिमम 15 डेज होता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम जो पीरियड है वो कितना है, 7 डेज, एंड मैक्सिमम कितना है, 30 डेज। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, या फिर आप रैप को रिडंसिएट कर दो। इसके बाद में जो अपना सेकेंड वाला है, दैट इज़ व्हाट, 62(1)(b। 62(1)(b ये किससे डील करता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से डील करता है। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या बोला कि जैसे ही कंपनी को इशू कर रही है तो अब कंपनी में एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर्स ऑफर कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफर कर रही है तो वो दो टाइप से, एक तो क्या होता है कि जिसमें जो कंपनी है वो इशू लेकर आ रही है पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए इशू लेकर आ रही है, साथ के साथ उसने उसी में ही किसको ऑफर कर दिया, एम्प्लॉयज़ को, कि जब इशू आ रहा है तब हमने इतना परसेंटेज किसको देना है, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो वो तो हो गया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। एक क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन प्लान में क्या होता है कि जो कंपनी है वो कंपनी क्या काम करती है कि आपको यानी एम्प्लॉय को एक ऑफ़र दे रही है कि आप उस ऑफ़र को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको शेयर कम प्राइस पे मिलेंगे पर अभी शेयर नहीं मिलेंगे, अभी आप उस ऑफ़र को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हमने ऑफ़र ग्रांट किया, जैसे लेट्स से मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है 1000 रुपये, हमने आपको क्या बोला कि हम आपको शेयर देंगे फॉर 700 रुपीज़। 700 में से अभी आप लेट्स से 200 रुपये अभी पेमेंट करो, डाउन पेमेंट हो गया, और रिमेनिंग 500 जब आपको शेयर मिलेंगे ना तब पेमेंट करना। अब शेयर कब मिलेंगे, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम तक कंपनी
उस ऑफर को, मतलब उस ऑफर को रोक के रखेगी, मतलब आपको शेयर्स नहीं देगी। वो कितना होता है, मिनिमम 1 साल। तो जब आपको ऑफर मिला और जब आप एक्चुअली ऑफर को एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब शेयर्स ले सकते हो, उसके बीच का गैप, उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। वो होता है मिनिमम 1 ईयर, हम बढ़ा भी सकते हैं ऑब्वियसली। अब 1 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उस शेयर को परचेज कर लो अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस सही चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, मार्केट प्राइस अच्छी नहीं चल रही है, तो आप वो शेयर को परचेज मत करो। लेकिन जो आपके वो 200 रुपये हैं, अगर आपने शेयर परचेज नहीं किया तो वो 200 रुपये जो हैं वो आपके लैप्स हो जाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा। अब अगेन इसका भी हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था कि एम्प्लॉय को जो राइट है वो एक्सरसाइज करना चाहिए, शेयर परचेज करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने 3 सिचुएशन ली है, अगर मार्केट प्राइस 1500 हो गई, अगर कम हो गई, अगर सेम रही, तो वो अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप रेफर कर लेना। अब चलते हैं लास्ट अपना क्या है, प्रेफरेंशियल इशू। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, प्रेफरेंशियल इशू के बारे में, तो प्रेफरेंशियल इशू में नाम में क्या आ रहा है, प्रेफरेंस। जैसे अगर मैं राइट इशू की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, जो राइट है वो राइट सबको दिया। राइट क्या करा, सबको दिया, मतलब जो भी चाहता है वो कंपनी के शेयर, मतलब एग्जिस्टिंग जो मेंबर है वो कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है। ये सारे के सारे मेंबर्स को हमने राइट दिया। पर प्रेफरेंशियल ऑफर में हम सबको राइट नहीं दे रहे हैं, हम कुछ सिलेक्टेड पीपल हैं और हम ओनली उन्हीं को ही राइट दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पे आप कंपनी जो है वो क्या करेगी ऑफर, या तो इक्विटी शेयर्स, या फिर वो क्या करेगी ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जिसमें आती है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। मतलब अभी मान लो प्रेफरेंस है, कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये सिक्योरिटीज आप इशू करोगे, वो भी सबको इशू कर रहे हो क्या, नहीं, वो आप ओनली किसको कर रहे हो इशू, प्रेफरेंशियल, मतलब कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही आप इशू कर रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब भी हम प्रेफरेंशियल इशू लेकर आते हैं, इसके साथ सेक्शन 42 भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ये तो मानना ही मानना है, और सेक्शन 42 की कंप्लायंस भी यहाँ पर करनी है। 42 सेक्शन क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी के लिए बस ये पॉइंट याद रखो, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अभी वो हम कुछ टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंशियल ऑफर की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रेफरेंशियल ऑफर है, प्रेफरेंशियल ऑफर में जो अपना एम्प्लॉय है, सॉरी जो हमने जिसको भी ऑफर किया, वो जितने भी सब लोग हैं, वो अगर आपके शेयर्स परचेज करते हैं तो अगेन एक हमने क्या बात की कि आपको सेक्शन 42 की कंप्लायंस तो करनी होगी। और इसके अलावा एक आपको क्या ध्यान रखना है वहाँ पे, कि कोई भी ऐसा इशू जो हम ऑलरेडी कहीं और कवर कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक इशू, राइट इशू, ईसॉप, स्वेट इक्विटी, बोनस, एडीआर, जीडीआर, ये हम बाहर इशू कर रहे हैं जो अपने शेयर्स हैं, जो कहीं और ऑलरेडी कवर हो चुका है, क्या वो यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू में वापस से आएगा क्या, वो प्रेफरेंशियल इशू में वापस से नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दिन क्या हो गए, राइट इशू में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया कि आप अपने शेयर्स जो है हम आपको ऑफर कर रहे हैं, परचेज कर लो। पॉइंट नंबर 2 में हमने किसके बारे में बात की, ईसॉप और ईएसपीएस। वहाँ पे हमने क्या बात की कि अगर एक कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रही है कि आप अपने शेयर्स को परचेज करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईसॉप में जैसे हमने बिगिनिंग में क्या बात की थी, आपको याद हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स में, कि वहाँ पे हमें एम्प्लॉय की क्या गिवन है, डेफिनेशन। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हमें एम्प्लॉय का डेफिनेशन गिवन है कि अगर एक कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना चाहती है तो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को वो दे सकती है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि कौन आएंगे यहाँ पे, परमानेंट एम्प्लॉयज़, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया के बाहर है, दोनों कवर हो रहे हैं। इसके बाद में कंपनी का डायरेक्टर, होल टाइम, पार्ट टाइम, ये वहाँ पर भी था, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर होगा क्या, कवर नहीं होगा। और तीसरा वही है, एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, तो ये तो इंक्लूड हो गए। इसके अलावा हमें एक्सक्लूड वाले लोग भी गिवन है कि कौन कौन से लोग एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पहला पॉइंट में क्या बोला, प्रमोटर, क्या प्रमोटर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे क्या, बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा, जो भी प्रमोटर ग्रुप में आ रहा है वो भी इंक्लूड होगा क्या, नहीं। तो प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप वाले लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब इनको ESOP देना है क्या, नो। दूसरा, कोई भी डायरेक्टर जो या खुद से या अपने रिलेटिव के साथ में मिलकर या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में मिलकर अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, कितनी शेयर होल्डिंग, मोर देन 10%, मतलब आपके पास कंपनी में क्या है, मोर देन 10% इक्विटी शेयर्स हैं, तो
हम आपको एम्प्लॉय मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही एक्सेप्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? स्टार्टअप्स पे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्टअप्स को अगेन यहाँ पे क्या मिल गई? बेनिफिट। अच्छा, अब अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना है, एसआर पास कर लो। प्राइवेट कंपनी अगर आप हो तो क्या पास कर लो? ओआर पास कर लो। अच्छा, आपको याद होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स में लॉक इन आता है कितने साल का? 3 साल का। पर यहाँ पे लॉक इन एक्ट ने नहीं बताया। एक्ट ने क्या बताया? वेस्टिंग पीरियड, जो हमने बात की थी बिगिनिंग में, मिनिमम 1 साल का होगा। लॉक इन जो है वो कंपनी खुद ही डिसाइड कर लेगी, ठीक है। चलो, इसके बाद में प्रेफरेंशियल के बारे में अभी हमने वो पूरी बात कर ही ली थी कि कोई भी ऐसा टाइप का इशू जो हम किसको दे रहे हैं? टू अ सिलेक्टेड ग्रुप। और क्या ये सारे इश्यूज इंक्लूड होंगे प्रेफरेंशियल में? इंक्लूड नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे। अपना नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन अपना किस चीज़ का है? बोनस शेयर्स का है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बोनस, अच्छा बोनस इशू को हम एक और नाम से बोल रहे हैं, क्या है? दैट इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। देखो बोनस शेयर, जैसे अभी अपन ने बात की थी राइट इशू, राइट शेयर्स के बारे में, तो राइट इशू क्या होता है कि एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है? शेयर्स दे रही है, लेकिन क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं। कम प्राइस पे आप दे रहे हो लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें बोनस, तो बोनस में कंपनी जो आपको शेयर्स दे रही है वो शेयर्स एंटायरली कैसे होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कंपनी आपसे कोई भी चार्ज लेगी क्या? नहीं लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, जैसे कंपनी के रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व है, प्रॉफिट पड़े हुए हैं, तो अब कंपनी डिसाइड करती है कि या तो हम इससे डिविडेंड बांट देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं? बोनस शेयर्स। तो कंपनी अपने रिजर्व को किस में चेंज कर रही है? कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लायबिलिटी साइड में आ रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आ रहे हैं। तो कंपनी रिजर्व का पैसा कम कर रही है और उस रिजर्व के पैसे से क्या कर रही है? बोनस शेयर्स इशू कर रही है। तो क्या हो गया? रिजर्व के पैसे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, है ना। तो यहाँ पे चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोनस शेयर्स के नाम से, तब भी वही कंटेंट है। चाहे क्वेश्चन बोनस का नाम नहीं लिखे, क्या लिखे डायरेक्टली? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, तब भी आपको एकदम सेम ही टॉपिक लिखना है। ये मत सोचना ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, वही है सेक्शन 63। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो जो आपकी बोनस शेयर्स है, पहली बात आप बोनस दे रहे हो मतलब वो गिफ्ट है। क्या आप बोल सकते हो कि बोनस शेयर आपको देंगे? 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये आप पे करो, 50 रुपये हम पे करेंगे। अरे आप गिफ्ट कर रहे हो किसी को, तो गिफ्ट कर रहे हो तो पूरा पेमेंट कौन करोगे? आप ही करोगे ना। सिमिलरली वैसे ही अगर एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो क्या वो आपसे कोई पैसा चार्ज करेगी या वो शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे? फुल्ली पेड अप होंगे, ठीक है। तो बोनस शेयर्स हमेशा क्या होंगे? फुल्ली पेड अप। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बोनस किस में मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है तो अब कंपनी क्या बोल रही है? हम 1:1 के रेशो में देंगे, मतलब किसी के पास एक शेयर है तो बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। तो अब जिस शेयर के बदले में आपको बोनस शेयर मिल रहा है ना, वो शेयर खुद भी क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। मतलब बोनस शेयर भी फुल्ली पेड अप होगा और जिस शेयर के बदले में आपको बोनस मिल रहा है वो शेयर भी क्या होगा? फुल्ली पेड अप होगा। फिर यहाँ पे हमें सोर्सेज गिवन है कि अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो आप कहाँ कहाँ से इशू कर सकते हो? तो फर्स्ट क्या बोला? अगेन वही फ्री रिजर्व से कर सकते हो। अब आपको याद होगा एसपीआर मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट आता था बोनस इशू का। तो बोनस इशू जो था अपना वो भी अलाउड था ना कि हम यहाँ से एसपीआर से बोनस इशू दे सकते हैं। और तीसरा क्या बोला अपना? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन क्या आप रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया या कोई भी अदरवाइज कैपिटल रिजर्व हो गया उससे बांट सकते हो क्या? नहीं बांट सकते हो। अब देख लो कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला? जनरल मीटिंग में हमें क्या पास करना है? ओआर हमें ओआर पास करना है, ओके। इसके बाद क्या बोला है? अगेन कि कंपनी ने कोई भी टाइप का डिफॉल्ट किया हुआ होना चाहिए क्या? कोई भी टाइप का डिफॉल्ट अगर होगा तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी क्या करने की? बोनस इशू लाने की। तो कोई भी टाइप का डिफॉल्ट आपने नहीं किया होना चाहिए। अगेन वही डेट का रीपेमेंट करने में, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में या एम्प्लॉय वगैरह के स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करने में, ये हमने पढ़ ही लिया, फुली पेड अप होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? 2 पॉइंट है। नो बोनस शेयर
इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब इन ल्यू ऑफ डिविडेंड आप बोनस नहीं दे सकते हो। और एक और लाइन पढ़ो पहले, बोनस इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इज अलाउड। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी है वो बोनस दे रही है इन ल्यू ऑफ डिविडेंड तो वो अलाउड नहीं है, और अगर वो बोनस दे रही है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड तो वो अलाउड है। अब इन ल्यू ऑफ इंस्टेड ऑफ अगर हम ट्रांसलेशन करें तो दोनों में तो क्या है, डिविडेंड के बदले में बोनस, फिर एक में अलाउड है एक में मना है। इसका रीज़न क्या है कि इन ल्यू ऑफ डिविडेंड वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब डिविडेंड क्या है, डिक्लेयर। डिविडेंड अगर कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया मतलब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आ गई, अब क्या दिक्कत है, अब तुम बोल रहे हो हम बोनस देंगे और डिविडेंड नहीं देंगे, तो नहीं, डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड ही देना पड़ेगा, उसके बजाय बोनस नहीं जाएगा। पर अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा, डिक्लेयर ही नहीं करा, अभी उसके बदले बोनस बांट सकते हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, सबको एमओए याद होगा, हमने कल जो क्लास कवर की थी वहाँ पे हमने बात की थी एमओए और आर्टिकल्स के बारे में। तो एमओए में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जैसे मेरा कैपिटल है लेट्स से 80 करोड़ का, क्या मैं इसको बढ़ाकर 100 करोड़ कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो ये वही बातें बोली है कि हम कैपिटल में किस किस तरीके से अलग अलग टाइप के ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो क्या सेक्शन मानना है, 161। अब क्या बोला, सबसे पहले कंपनी अपना ऑथोराइज कैपिटल कहाँ लिखा हुआ होता है, ये एमओए में, जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिया 80 करोड़ था, क्या मैं इसे 100 CR कर सकती हूँ क्या, एब्सोल्युटली, ठीक है। इसके बाद एक है कंसोलिडेशन और एक क्या है, सब डिविजन। अच्छा देखो, मेरे पास मान लो 10-10 रुपए के 10 शेयर्स हैं, क्या कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है कि वो 10 रुपए के जो 10 शेयर्स हैं उनको कंबाइन करके 100 का एक शेयर बना दे, एब्सोल्युटली। उल्टा भी कर सकती है क्या, 100 रुपये का एक शेयर है उसको सब डिवाइड करके 10 रुपये के 10 शेयर्स बना दे, ठीक है। तो कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करके लार्जर वैल्यू का शेयर बना दो, और सब डिवाइड मतलब डिवाइड करके कम वैल्यू के बहुत सारे शेयर्स बना दो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, सब डिविजन और ये होगी कंसोलिडेशन। अच्छा, अब क्या हम अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टॉक बेसिकली कंबाइन कर दो अपने शेयर्स को, ठीक है, और एक एग्रीगेट वैल्यू का बना दो, तो वैसा भी हो सकता है और वैसे वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या हम ऐसे शेयर्स जो कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ना तो हमें ज़रूरत है ना कोई उसको सब्सक्राइब कर रहा है, तो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं तो क्या हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम हमारे कैपिटल क्लॉज को क्या कर सकते हैं या कैपिटल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट अपना सेक्शन है बायबैक, और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, बायबैक नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही वापस से क्या कर रही है, परचेज कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी क्या कर रही है, बायबैक। तो अगर जैसे नॉर्मली हम बात करें तो आपने सुना होगा ना कि सिर्फ जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स का आप रिडीम कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, पर क्या इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन होता है, नहीं। पर यहाँ पे तो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बायबैक में एक तरीके से कंपनी क्या कर रही है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी, है ना। तो अब बायबैक में यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स खुद से वापस परचेज करना चाहती है तो वो किस तरीके से परचेज कर सकती है, ठीक है। तो वो सारे कंडीशंस अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या बोला कि अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो वो चीज़ कहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, वो चीज़ आपके आर्टिकल्स में मेंशन होनी चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो, मतलब ऑथराइज बाय आर्टिकल। अब हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है, अच्छा सबसे पहले क्या मैं SPR यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट ऑफ SPR कि आप बायबैक करने के लिए भी SPR का यूज़ कर सकते हो क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो SPR आ जाएगा, फ्री रिजर्व्स आ जाएंगे, और अपने पास एक ऑप्शन तो क्या रहता है, किसी भी रीज़न के लिए पैसा चाहिए, नए शेयर इशू करो, नए शेयर इशू करके आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो थर्ड क्या हुआ, प्रोसीड्स ऑफ इशू। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने बात की कि अगर आप जो बायबैक करते हो वो बायबैक आप किससे करते हो, या तो आप बायबैक कर रहे हो SPR से या बायबैक कर रहे हो किससे, फ्री रिजर्व से, तो अगेन
आपको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, CRR में। ये अपन ने सेम चीज़ कहाँ पढ़ी थी, प्रेफरेंस के रिडम्पशन में। सेम चीज़ यहाँ पे है, कुछ पैसा कितना होगा भाई, नॉमिनल वैल्यू, जितना भी अमाउंट आप क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, उतना ही पैसा आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, वो आपको CRR में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद क्या बोला है कि आपका देखो क्या है, आप बायबैक कर रहे हो यहाँ पे, तो जो भी आपके जैसे मान लो डिबेंचर होल्डर्स हो गए या जो भी आपके लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो जिनका पैसा कंपनी में अटका हुआ है उनको दिक्कत हो सकती है कि यार इनके पास इतना पैसा है भी क्या कि ये अपने इक्विटी को वापस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रेफरेंस को भी दे रहे हैं, पर मेनली यहाँ पे वो शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं ना। तो जो भी आपके बाकी के सारे आउटसाइडर्स लोग हैं, जो क्रेडिटर्स हैं बेसिकली, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए क्या बोला कि ऐसा नहीं हो कि कहीं आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट्स में पहुँच गए तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए क्या बोला, अगर आपको बायबैक करना है ना तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप वो कंप्लाई करते हो तो ही आप बायबैक कर पाओगे। अगर आप वो कंप्लाई नहीं करते हो ना, फिर भी आपको कैपिटल कम करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेने, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, बायबैक करने के लिए क्या करो, आप अपना डेट इक्विटी रेशो मेंटेन करो 2:1। ये आइडियल रेशो है, मतलब आपका डेट आपकी इक्विटी के 2 टाइम्स को एक्सीड करना चाहिए, क्या 2 टाइम्स को वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला, दो बायबैक के बीच में मिनिमम गैप कितने टाइम का होना चाहिए, 1 साल का तो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना लिमिट्स ऑफ बायबैक। लिमिट्स ऑफ बायबैक पे केस स्टडी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। क्या बोला, देखो अगर आप बायबैक करते हो विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट करते हो तो BR पास करके काम हो जाएगा। अगर आप बायबैक करते हो आउटसाइड या एक्सीडिंग द लिमिट, तो आपको अप्रूवल लेनी है, SR पास करवाना है, ठीक है। विद इन द लिमिट BR, एक्सेस द लिमिट SR। और SR पास करके भी आप ऐसा नहीं कि कितना भी कर सकते हो, SR पास करने के बाद भी एक मैक्सिमम लिमिट है, उतना ही कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, अगर हम विद इन द लिमिट करते हैं तो BR से होगा। अब वो लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम 10% करते हो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का, तो आप क्या पास करोगे, BR पास करोगे। अगर आप इससे एक्सेस करते हो तो क्या पास करोगे, SR। SR पास करके भी मैक्सिमम कहाँ तक बायबैक कर सकते हो, यहाँ पे 25%। 25% किसका है, टोटल पेड अप कैपिटल एंड FR। एक और चीज़, कहाँ कहाँ पे पेड अप इक्विटी है वो ध्यान रखना, कहाँ कहाँ पे सिर्फ पेड अप कैपिटल है वो ध्यान रखना। पहले वाले में पेड अप इक्विटी है, सेकेंड वाले में पेड अप कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आप 10% करते हो तो उस केस में BR से हो जाएगा, 10 से एक्सेस तो SR, और अगर आप SR से करते हो तो भी मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी, 25%। अगेन इसका भी हमने एकदम पूरी एक क्लास ली थी आई थिंक, और उसमें हमने प्रॉपर क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक भी नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेफर कर लेना। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, पेड अप इक्विटी कैपिटल का बायबैक कर रहे हो तो उसकी अलग से लिमिट थी। तो पेड अप इक्विटी का बायबैक की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। ओवरऑल है तो उसमें कितना आ जाएगा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। सिर्फ इक्विटी का बायबैक कर रहे हो तो कितनी लिमिट है मैक्सिमम, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। चलो, अब क्या बोला कि आपका जो बायबैक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने टाइम में, वही 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब क्या बोला, अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आप किस किस से परचेज कर सकते हो। तो एक तो मैं ऑफर कर सकती हूँ डायरेक्टली अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अलग से पर्सनली उनको कम्युनिकेट कर दिया कि हमें शेयर्स परचेज, मतलब कंपनी को शेयर्स परचेज करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या आप ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मली बता दो कंपनी बायबैक कर रही है, जिसको अपने शेयर सेल करने हैं वो अपने शेयर सेल कर देगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉयज़ को दिए होंगे ESOP वगैरह या स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए होंगे, उनसे भी आप वापस से बायबैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात अभी हमने डिस्कस की थी, अगर आप बायबैक करते हो तो दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जिनका पैसा कंपनी में अटका हुआ है। दैट इज़ व्हाट हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स। देखो उन्होंने आपको दिया है क्रेडिट, तो यहाँ पे उनको दिक्कत क्यों होगी, बिकॉज अभी आप किसको पेमेंट कर रहे हो, शेयर होल्डर्स को। तो उनको दिक्कत क्या होगी, कहीं इंसॉल्वेंट हो गए तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए आप जब भी बायबैक कर रहे हो तो
आप पहले क्या दो, एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन कि अभी हम सॉल्वेंट हैं और आगे आने वाले 1 साल तक हम गारंटी ले रहे हैं कि हम सॉल्वेंट रहेंगे, ठीक है। तो ताकि तसल्ली रहे सामने वाले लोगों को कि अच्छा सॉल्वेंसी में ये है, सॉल्वेंट है, तो बायबैक आप कर पाओगे। अगर आप सॉल्वेंट ही नहीं हो, जैसे मान लो आपको लगता है 3 महीने तक तो हमें पता है कि सॉल्वेंट रहेंगे, 3 महीने के बाद क्या होगा वी डोंट नो, नहीं, 1 साल तक की पोजीशन सॉल्वेंसी में रहोगे आप, इसका आप हमें क्या दो पहले, डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये कौन देंगे, वही एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से 1 क्या होगा, एमडी। चलो इसके बाद क्या बोला है, जब भी कंपनी ने बायबैक किया तब वो अगले 6 महीने तक सेम टाइप के शेयर्स का फर्दर इशू नहीं ला सकती, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर आपको बोनस लेके आना है तो आप कर सकते हो, या मान लो कोई पास्ट की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, जैसे कन्वर्जन है, जैसे मान लो आपने बिगिनिंग में कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, अभी आपको उनको इक्विटी में कन्वर्ट करना है, तो वो बायबैक के 2 महीने बाद ही ड्यू डेट आ गई, तो वो पुरानी कोई ऑब्लिगेशन है तब कर सकते हो, बोनस पे कर सकते हो। इसके अलावा आप 6 महीने तक सेम टाइप के शेयर्स का इशू नहीं कर सकते हो। देन रजिस्टर्स वगैरह हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। और अगर आपने पनिशमेंट आ जाएगा, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो पनिशमेंट अगेन डिपेंड करता है, जितनी याद हो जाए पेनल्टीज वो आप याद कर लो। चलो आता है नेक्स्ट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी बार। क्वेश्चन क्या है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक। एक बात बताओ, बायबैक का मतलब हम नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी अपने शेयर्स खुद से परचेज कर रही है। अगर आपको बोले कंपनी, या कंपनी ऐसा कुछ काम करे कि हम शेयर खुद से परचेज नहीं कर रहे हैं, हम शेयर परचेज करवा लेते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी से, या हम शेयर परचेज करवाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से, क्या ये बात सही है? बायबैक मतलब खुद के शेयर्स खुद परचेज करना, बाकी सब क्या है, सेपरेट एंटिटीज़ हैं। आप उनके नाम पे कैसे बायबैक करवा सकते हो, अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है। तो ना एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक कर सकती है, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक कर सकती है। और तीसरा पॉइंट डिफ़ॉल्ट वाला, अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया प्रीपेमेंट, इंटरेस्ट, रिडम्पशन में, तो भी आप बायबैक कर पाओगे क्या? तो भी आप बायबैक नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ वही बोली है अगेन, अगर डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट को सही कर दिया, सही करने के बाद 3 साल तक वेट कर लो, फिर कर पाओगे। तो अगेन हर किसी में क्या है, डिफ़ॉल्ट मत करो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है गलती हो जाती है इंसान से, कंपनी से, तो डिफ़ॉल्ट ठीक कर लो, कुछ टाइम तक वेट कर लो, कहीं पे 5 साल है, कहीं पे 3 साल है, वेट करने के बाद अगेन आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या बोला वही है, कंपनी ने अगर ये प्रोविज़न नहीं माने तब भी बायबैक अलाउड नहीं होगा। क्या प्रोविज़न है, एनुअल रिटर्न की कंप्लायंस नहीं करी आपने, डिविडेंड के सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करी अगर आपने, या फिर आपने क्या करा, ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट्स नहीं दिए, तो नॉन कंप्लायंस करते हो तो अगेन आपको बायबैक करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो विद दिस अपना जो सेक्शन है बायबैक वाला वो यहाँ पे कंप्लीटेड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब देखो जैसे अपन ने बायबैक पढ़ा,
तो बायबैक पे कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स का वापस परचेज कर रही है। रिडक्शन में कंपनी क्या कर रही है, अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रही है। अब कैपिटल को आप रिड्यूस अगर करना चाहते हो तो तीन अपने पास ऑप्शंस हैं कि आप ये तीन तरीके मान के रिड्यूस कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप मान लो। अच्छा, रिडक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्राइब्यूनल दैट इज व्हाट एनसीएलटी की प्रायर परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो जैसे हम बायबैक करते हैं तो वहाँ पर ठीक है अपने पास लिमिट्स वगैरह गिवन है, विद इन द लिमिट करते हो तो वो सब कुछ बायबैक में आ जाएगा। अगर मान लो आप एक्सेस द लिमिट जाके कैपिटल रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, एनसीएलटी से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। एनसीएलटी के अलावा भी एसआर भी पास होता है यहाँ पे, तो वो भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी जैसे मान लो रेगुलेटर्स हो गए, उनकी भी अप्रूवल जाती है, उनकी एनओसी जाती है। अगेन वही आता है अपने क्रेडिटर्स, उनसे भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब काम आएगा। अब सुनो रिडक्शन किस किस तरीके से अपना हो सकता है। तो अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और एक कंपनी जो शेयर की वैल्यू है, उसकी शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, है ना। अब उसने शेयर अपना क्या किया है, इशू किया है। शेयर उसने 100 रुपये का इशू किया है, उसने 100 रुपये का शेयर क्या किया है, इशू किया है। मान लेते हैं कि कंपनी ने मंगवाया जो पैसा, उस पर पेडअप पैसा कितना है, 60। तो अभी तक कंपनी ने ओनली कितना पैसा कॉल अप किया है, 60, और पेडअप भी कितना है, 60। तो हम कह सकते हैं जो 40 रुपीज़ है, क्या अभी कंपनी वो मंगवा रही है क्या, नहीं। मान लो कि कंपनी को ये 40 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्या कंपनी अपने कैपिटल को 100 से रिड्यूस करके 60 कर सकती है, बिल्कुल। इसका मतलब कंपनी जो ये 40 है ना, ये 40 को क्या कर रही है, हटा रही है, कैंसिल कर रही है। मतलब अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, 100 से कितना रिड्यूस कर दिया, 60 पे रिड्यूस कर दिया। क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी को लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है 100 की, 60 ही बहुत है हमारे लिए, तो इस तरीके से कर लो। अच्छा, एक सिचुएशन तो ये हो गई। एक सिचुएशन और लो, फॉर एग्जाम्पल अगेन शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100। मान लो ये फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब 100 पे कितना पैसा आ गए, पूरे 100 पे 100 आ गए। अभी कंपनी को अगेन क्या लगता है कि यार हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ओनली 70 की ज़रूरत है, 30 तो फालतू पड़े हैं। 30 का क्या करें, अब तो मंगवा लिए, क्या करें, मतलब रिफ़ंड कर दो। तो क्या वो इस 30 को रिफ़ंड भी कर सकती है क्या, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास एक और क्या ऑप्शन होता है कि हमारे पास मान लो बैलेंस शीट में क्या शो हो रहे हैं, लॉसेस शो हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को रिड्यूस करके लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब वहाँ से अपना कैपिटल कम हो जाएगा, वहाँ से अपने लॉसेस कम हो जाएंगे, तो हम लॉसेस को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली बायबैक में तो कंपनी ने क्या किया, जैसे 100 शेयर्स हैं तो मान लो 40 शेयर्स क्या करे उसने, पूरे ही पूरे बायबैक कर लिए। यहाँ पे 100 का अगर उसका शेयर है तो उसकी वैल्यू कम कर दी, रिड्यूस कर दी, इस तरीके से वो काम कर सकती है। तो वही वाली चीज़ है, पहले तो हमें क्या चाहिए, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, एसआर पास करके, फिर हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ एनसीएलटी, और फिर जो अपन के मेथड्स हैं वो अभी अपन ने बात कर ली थी। ओके, इसके बाद में अब जैसे ही हमने एसआर पास किया वैसे ही हम एनसीएलटी को क्या देंगे, नोटिस देंगे। और जैसे ही हमने एनसीएलटी को नोटिस दिया, अब एनसीएलटी बाकी सबको बताएगा कि कंपनी रिडक्शन करना चाहती है। किसको बताएगा, सीजी, क्रेडिटर्स को बताएगा, आरओसी को बताएगा, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी बताएगा। अब ये लोग अपना ज्ञान देंगे कि हमें कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, जो भी है, दिक्कत है तो बता दो क्या दिक्कत है, कंपनी उसको रिजॉल्व कर देगी। प्रॉब्लम नहीं है तब आप वैसा बता दो। प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी तो जो अपना एनसीएलटी है वो क्या करेगा, अप्रूवल प्रोवाइड कर देगा। और जैसे ही अप्रूवल आ गया तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका रिडक्शन जो है वो अलाउ हो गया। और फिर जो भी ऑर्डर था उसको आप क्या करो, पब्लिश कर दो, और उसकी कॉपी आप किसको सबमिट कर दो, आरओसी को सबमिट कर दो। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, अपना नेक्स्ट सेक्शन किसका रहेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको याद होगा बिगिनिंग में हमने बात की थी, वो 3 पार्ट बनाए थे। तो उसमें हमने वहाँ पे लिखा था सेक्शन नंबर व्हाट, 42। सेक्शन 42 अपना किसका है, प्राइवेट प्लेसमेंट का है। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से क्लियर है, यानी क्या मैं कोई पब्लिक ऑफर लेकर आ रही हूँ, क्या मैं अपने सिक्योरिटीज़ पब्लिक को इशू कर रही हूँ, नहीं, मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को इशू कर रही हूँ प्राइवेट तरीके से। प्राइवेटली मैं अगर सिक्योरिटीज़
किसको इशू कर रही हूँ, अपने को सिलेक्टेड लोगों को इशू कर रही हूँ। और सिलेक्टेड लोग कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। तो उसमें मैं क्या बोलूँगी, प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, क्या प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इशू लेकर आ सकती है, नहीं। तो उनको कोई भी इशू अगर लेकर आना है तो वो कैसे लाएंगी, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ही लाएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे कि हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल इशू, वो भी तो सेम था। प्रेफरेंशियल इशू बेसिकली क्या बात है, फर्दर इशू के टाइम पे आता है। और जो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट है, वहाँ पे आप हर टाइप की सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। वहाँ पर तो मैंने बताया था क्या था, ओनली इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसमें सब इक्विटी भी आएंगी, प्रेफरेंस भी आएंगे, डिबेंचर्स, अच्छा कन्वर्टेबल भी आएंगे और नॉन कन्वर्टेबल भी आएंगे। तो ये सब टाइप के यहाँ पे आ सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो क्या बोला, सिलेक्टेड लोगों को आप दोगे। इसके अलावा क्या बोला, आप क्या दोगे, एक ऑफर कम एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो प्रोस्पेक्टस नहीं जाती, पब्लिक ऑफर में क्या जाती है, प्रोस्पेक्टस। क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जाएगी, क्या नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला यहाँ पे कि जो आप ऑफर दोगे वो ऑफर आप कितनों को दे सकते हो, मैक्सिमम 200। लेकिन ये मैक्सिमम 200 की लिमिट में दो लोग काउंट नहीं होंगे, एक तो एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रहे हैं तो क्या वो ये 200 की लिमिट पे काउंट होंगे, क्या नहीं। और एक अपने कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, क्या नहीं होंगे। इसके बाद क्या बोला, वही है SR पास कर लो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप सेक्शन 180, अच्छा ये जो सेक्शन है वो जब हम डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें सेक्शन कवर करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि अगर आपकी कंपनी है और वो कंपनी क्या कर रही है, इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इशू कर रही है और वो सेक्शन 180 की लिमिट में आ रही है, विद इन द लिमिट आ रही है किसकी, 180 की। 180 की लिमिट क्या है, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, FR और SPR, ठीक है। इस लिमिट में अगर वो आ रही है तो फिर उसको BR पास करना है, SR पास नहीं करना है, ठीक है। ये लिमिट क्या है, जब हम डायरेक्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिटेल में कवर हो जाएगी। चलो फिर क्या बोला, जैसे आपके पास एप्लीकेशन मनी आया 60 दिन में क्या करो, सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट। अगर आप अलॉटमेंट नहीं करते हो तो क्या कर दो आप, रिफंड। रिफंड नहीं करते तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। चलो अच्छा, इसके अलावा क्या बोला, क्या आप कोई भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट दे सकते हो कि यहाँ पे, नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट है तो आप पब्लिक को क्यों बता रहे हो, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपने अलॉटमेंट किया तो हम जो भी अलॉटमेंट करते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाती है ROC के पास में, किस फॉर्म में जाती है, पास 3 में जाती है। विद इन 15 डेज आपको ROC को फाइल कर देनी है। तो विद दिस अपना प्राइवेट प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या है, डन है, ठीक है। तो एक तरीके से जो अपना इशू वाला पोर्शन है कि कौन से टाइप के शेयर सिक्योरिटी से कौन से टाइप के इशू होता है, वो अभी हो गया। अभी जो अपने बिगिनिंग के सेक्शंस थे ना 23 ऑनवर्ड्स, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, अबाउट ऑफर डॉक्यूमेंट। देखो कभी भी अगर आप किसी भी पर्सन को सिक्योरिटीज़ ऑफर करना चाहते हो, क्या उनको सपने आएंगे कि अच्छा ये XYZ कंपनी है, अभी इसका ये इशू आ रहा है, अभी इसका ये इशू आ रहा है, उनको क्या पता, आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे अब पब्लिक ऑफर आता है तो पब्लिक इशू के टाइम पे कंपनी क्या करती है, इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जैसे अभी अपन ने क्या बात पढ़ी, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या वहाँ पे प्रोस्पेक्टस जाएगा, क्या नहीं, वहाँ पे क्या जा रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्या जाते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब होते तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट ही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही अभी हमें अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात वही कर लेते हैं अबाउट प्रोस्पेक्टस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस जो होती है वो हम कब करते हैं इशू, जब हम ऑफर किसको कर रहे हैं, पब्लिक को हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी सिक्योरिटीज़ आप पब्लिक को ऑफर करोगे तो उस सिचुएशन में आप क्या इशू करोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ वो भी लिखी हुई होती है वहाँ पे, फिक्स्ड प्राइस उनका कितना है वो भी लिखा हुआ होता है, कितना पैसा रेस करने वाले हो वो सब कुछ लिखा हुआ होता है पहले से। अच्छा, फिर होती है अपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होती है ये कब इशू होती है, ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस। देखो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, तो आपने सुना होगा कि बिडिंग का प्रोसेस चलता है, मतलब वहाँ पे प्राइस डिसाइडेड नहीं होती है, एक प्राइस बैंड चलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज़ में हमने प्राइस बैंड क्या दिया, मिनिमम प्राइस हमने दी 100 और हमने मैक्सिमम प्राइस कितनी दी 120। तो मिनिमम प्राइस को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैप प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्राइस बैंड है, अब लोग बिड लगाएंगे।
कोई बिड लगाएगा कि उसको तो 100 पे परचेज करनी है, कोई लगाएगा 105, कोई लगाएगा 110। तो ऐसे करके अलग अलग लोग अलग अलग बिड करेंगे। उसके बाद में आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके और फाइनली प्राइस डिसाइड की जाएगी। तो क्या बिगिनिंग में इस प्रोस्पेक्टस में प्राइस पहले से पता है? नहीं पता। सिक्योरिटीज़ पता है कितनी इशू होंगी? वो भी नहीं पता। तो ऐसी प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब बिडिंग प्रोसेस के टाइम पे जो प्रोस्पेक्टस जाती है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अगेन आपको याद होगा, अगर हमने इसका भी एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल लिया था, हमने ये पूरा बिडिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, कौन कैसे बिड लगाता है, देन किस तरीके से प्राइस डिसाइड की जाती है, वो पूरा एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्लास में कवर किया था। चलो अब आते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? शेयर प्रोस्पेक्टस। अच्छा देखो, कोई कंपनी है जो एक साथ में मल्टीपल इश्यूज लेकर आ रही है। अब हर इशू में आप बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करो, तो इसीलिए उसके कंसेप्ट के लिए हमने इजी करने के लिए क्या लेके आ गए हम लोग? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि जो कंपनी है जो भी वो इशू लेकर आ रही है, तो जो फर्स्ट इशू लेकर आएगी ना साल का, उसमें तो आप फाइल कर दो प्रोस्पेक्टस, और अगली बार आप साल में जितने भी इशू लेकर आओगे हर बार प्रोस्पेक्टस मत फाइल करना। हर बार आप बस जो भी चेंजेस हैं, जो भी अलग इन्फॉर्मेशन बतानी है, आप उसमें क्या फाइल कर देना? एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो बिगिनिंग में आप एक क्या फाइल कर दो? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और हर बार आप ऑनवर्ड्स क्या फाइल कर देना? एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है अब्रिज। अच्छा, अब अब्रिज प्रोस्पेक्टस, एक बात बताओ, इतनी मोटी प्रोस्पेक्टस, पहली बात तो बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाया होगा। क्यों? इतना मोटा है, 1000 पेज का है, कौन पढ़े कैसे पढ़े, हमें तो नोट्स दे दो बस। बहुत लोग यही करते हैं। तो वैसे भी जब एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो बहुत सारे लोग तो इंटरेस्टेड होते नहीं है, इतना मोटा प्रोस्पेक्टस कौन पढ़े। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, जब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म देती है ना, तो उनके लिए कंपलसरी है कंपनीज के लिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस की क्या लगा के दो? एक समरी लगा के दो। ठीक है, तो एक समराइज फॉर्म में वो लोग क्या देती हैं? एक प्रोस्पेक्टस देती हैं। तो उस समरी प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं? अब्रिज। जिसमें सेलिएंट फीचर्स, मतलब इंपॉर्टेंट जो मेन फीचर्स है ना, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब आप डिसीजन मेकिंग उससे कर सकते हो। तो सेलिएंट फीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मान लो कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हमें तो पूरी प्रोस्पेक्टस पढ़नी है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब कंपनी उनको पूरी जो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है वो भी प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, और लास्ट अपना क्या आता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो डीम्ड मतलब मानी जाएगी, है नहीं है वो अलग बात है, हम तो मानेंगे कि वो क्या है? प्रोस्पेक्टस है। अब ये किस केस में होता है? ऑफर ऑफ सेल, ऑफर फॉर सेल के केस में। देखो, ऑफर फॉर सेल हम अगर बात करें तो ऑफर फॉर सेल कब आता है? जब एक कंपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को डायरेक्टली इशू नहीं कर रही है। ठीक है, पहले एक बीच में इंटरमीडियरी है, उसने सारे के सारे शेयर्स कंपनी से लिए, अब वो क्या करेगा? पब्लिक को इशू करेगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। तो वो किस में आ जाएगा? ऑफर फॉर सेल। एक होता है ऑफर ऑफ सेल। ऑफर ऑफ सेल में क्या होता है? जो सेलिंग शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स किसको सेल करना चाहते हैं? पब्लिक को। लेकिन वो किसके थ्रू करते हैं? कंपनी के थ्रू। मतलब शेयर होल्डर्स के शेयर जाएंगे पब्लिक के पास, पर पब्लिक को इशू करने का काम किसका है? कंपनी का है। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगेन वहाँ पे जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। बस कंपनी वहाँ पे क्या है? इंटरमीडियरी है एक तरीके से। तो ऐसे टाइप के इशू में जो प्रोस्पेक्टस जा रही है पब्लिक को, उस प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीम्ड। आप मानो नहीं मानो वो अलग बात है, हम तो बोल दिया, एक्ट में लिख दिया कि ये प्रोस्पेक्टस मानी जाएगी। ठीक है, तो वो हो गई अपनी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप के ऑफर डॉक्यूमेंट।
अब आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेयर सर्टिफिकेट। ये अपन ने भी बिगिनिंग में ही एक बात की थी। हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि अगर कोई कंपनी है तो उसके जो शेयर्स इशू होते हैं, देखो आजकल के टाइम पे एक तो लिस्टेड कंपनीज और एक अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक कंपनीज हैं, इनके लिए कंपलसरी है कि इनके शेयर्स किस फॉर्मेट में होंगे, डीमैट फॉर्मेट में ही होंगे। इसका मतलब ये फिजिकल फॉर्मेट में अपने शेयर्स का इशू लेकर नहीं आ सकती। बाकी तो रिमेनिंग कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं अभी भी जो अपने शेयर्स कैसे इशू करती है, जो अपने शेयर्स फिजिकली इशू करती है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, जिनके शेयर डीमैट फॉर्मेट में है तो उनके लिए क्या शेयर सर्टिफिकेट जाएगा, क्या नहीं जाएगा। फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास है तो आपके पास क्या होगा, एक शेयर सर्टिफिकेट होगा। और जिस भी पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट है वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, मतलब वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि आप उस कंपनी के क्या हो, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, अगर एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो साइन उस पर कौन कौन करेगा। अगर कंपनी में सीएस है तो साइन कौन करेंगे, एक डायरेक्टर और एक सीएस। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो साइन कौन करेंगे, 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, क्या बोला, अगर कॉमन सील है तो फिर कॉमन सील अफिक्स हो जाएगी। इसके बाद में हमें टाइमलाइंस गिवन है कि अगर आपको सर्टिफिकेट इशू करना है तो इवेंट होने के कितने टाइम के अंदर अंदर आपको वो सर्टिफिकेट का इशू कर देना। तो क्या बोला, अगर हम सर्टिफिकेट किसको दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स टू एमओए, तो वो आप कितने टाइम में दे दोगे, 2 महीने फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मल शेयर्स अलॉट कर रहे हो कितने टाइम में, 2 महीने फ्रॉम अलॉटमेंट। अच्छा, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिशन कर रहे हो, ये क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना यही आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन का केस है, कितने महीने में होता है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंपनी। अगर आप डिबेंचर्स वगैरह अलॉट कर रहे हो तो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट में कितना होगा, यहाँ पे 6 महीने, ये डिबेंचर्स है, ठीक है। तो उसमें कितना होगा, 6 मंथ्स। तो ये टाइम लिमिट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आ जाओ डुप्लीकेट। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं, मान लो कोई बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, अभी दिवाली आई थी, मम्मी ने मान लो दिवाली की सफाई में सर्टिफिकेट को कचरा समझ के फेंक दिया, और मान लेते हैं जो सर्टिफिकेट था उसमें शेयर्स की जो वैल्यू थी वो 5 लाख की थी। अब मम्मी ने तो फेंक दिया उसको, सर्टिफिकेट गायब, प्रूफ चला गया। अभी क्या करें, क्या हम कंपनी को बोल सकते हैं कि हमें एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दो, बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया, गुम हो गया, फट गया, व्हाटएवर, तो आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल। आप कंपनी आपसे फीस ले लेगी और आपको वो शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा कि ये सर्टिफिकेट कैसा है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। चलो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। अच्छा, आप देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक है ट्रांसफ़र, एक है ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र तो हम नॉर्मली बहुत ही बार यूज़ करते रहते हैं, मतलब अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो क्या मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, एब्सोल्युटली। हमने इस चैप्टर की बिगनिंग में ही क्या बात की थी कि शेयर्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दे आर ट्रांसफरेबल। तो अगर आप एक कंपनी हो और आप यहाँ पे शेयर्स इशू करते हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो अगर एक पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे तो शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एक मेंबर किसी और मेंबर को अपने शेयर्स दे सकता है, क्या, एब्सोल्युटली। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब आप कर तो सकते हो ट्रांसफ़र, पर उसके ऊपर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शन के लिए एक हमें टॉपिक गिवन है यहाँ पे, प्री एम्प्टिव राइट्स। मतलब जैसे मान लो आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो और आपको अपने शेयर्स किसी और को क्या करने हैं, सेल करने हैं, तो आप शेयर सेल कर तो सकते हो, लेकिन पहले आप जो अपने शेयर को सेल करने का ऑप्शन, मतलब आप ऑफर करो एक किसी मेंबर को ही, मतलब आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हो तो पहले आप किसको ऑफर करो बाय करने का, मेंबर को ही। अगर कंपनी का मेंबर, कोई भी मेंबर इंटरेस्टेड है तो आपके शेयर्स परचेज कर लेगा। तो उससे क्या होगा, मेंबरशिप चेंज नहीं होगी कंपनी की, बिकॉज एक मेंबर आप हट तो गए पर कोई नया मेंबर ऐड नहीं हुआ, बिकॉज एग्जिस्टिंग मेंबर ने शेयर परचेज कर लिए। तो वैसा, ठीक है। और उसकी प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेंगे, बेसिकली कंपनी के ऑफिसर्स ही डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, अगर मान लो जो मेंबर है वो आपके शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इन एनी केस, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, करेक्ट। तो ट्रांसफ़र बेसिकली वॉलंटरी, कोई पर्सन अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है, चाहे वो सेल कर रहा हो, चाहे वो गिफ्ट में दे रहा हो, व्हाटएवर, वॉलंटरी एक्ट है। अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन के बारे में, तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। शेयर्स गए किसी और के पास पर वॉलंटरी नहीं गए,
लॉ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, कोई शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद में जो शेयर्स है वो किसके पास जाते हैं, उसके लीगल हेयर्स के पास, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट के बाद शेयर्स कराते हैं उसके रिसीवर के पास, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जब भी आप शेयर का क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र, तो अगेन ये बात याद रखना कि सबसे पहले चीज़ जो हम ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस पढ़ेंगे वो कब एप्लीकेबल है, जब आपके शेयर्स कैसे हो, फिजिकल। जब शेयर डीमैट फॉर्मेट में है वहाँ पे इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली आप जो है वो क्लिक करो डीमैट में, यहाँ से वहाँ डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पर फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब प्रोसेस गिवन है वो करना होता है, हमें एक ट्रांसफ़र डीड कंपनी को देनी होती है। तो जो भी पर्सन है जो शेयर का ट्रांसफ़र कर रहा है अभी एट प्रेजेंट मेंबर है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर। जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। जो ट्रांसफरर है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र करेगा। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक ब्लैंक ट्रांसफ़र डीड करो, स्टैंपिंग करो, डेट वेट डालो, ठीक है, फिर उसकी डिटेल वगैरह सब कुछ जो भी है वो फिल करो, कितने शेयर है, किसके हैं, किसको देना है, वो सब चीज़ें। फिर चाहे तो ट्रांसफरर चाहे तो ट्रांसफरी, दोनों में से कोई भी कंपनी के पास जाके उसको ट्रांसफ़र डीड को डिपॉजिट कर सकता है। देन कंपनी क्या करेगी, उसको चेक वेक करेगी, चेक वगैरह करने के बाद साइन वाइन भी मैच किए जाते हैं, ठीक है, कि कहीं फॉर्ज तो नहीं है, वो सब कुछ करके सब कुछ ठीक है तो विद इन 1 महीना, अपन ने ऊपर ही पढ़ा था विद इन 1 मंथ आपको इशू कर देना है सर्टिफिकेट, विद इन 1 मंथ ट्रांसफरी को क्या कर देगी, शेयर सर्टिफिकेट का इशू कर देगी। ठीक है, तो ये अपना किस में हो गया, फिजिकल शेयर के ट्रांसफर में। चलो अब आते हैं ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन के केस में ट्रांसफर डीड जाएगी क्या, नहीं जाएगी, कोई डीड वीड नहीं फाइल करनी है। ट्रांसमिशन अगर आपको करना है तो आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको एक जस्ट एप्लीकेशन लगानी है। जैसे मान लो डेथ हो गई पर्सन की, तो उसका जो लीगल हेयर है वो एक सिंपल कंपनी को एप्लीकेशन लगाएगा और उसके नाम पे कंपनी शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। तो ट्रांसफर डीड वगैरह की यहाँ पे कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम एक दो बातें और करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बिगिनिंग में बात की थी कि जो कंपनीज़ हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं तो वो तो अभी भी फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स इशू कर रही है क्या, हाँ। लेकिन जो अपनी पब्लिक कंपनीज़ हैं अनलिस्टेड वाली, या जो अपनी कंपनीज़ हैं लिस्टेड, देखो इनमें इतने सारे लोग हैं, इनके शेयर्स तो इवन लिस्टेड भी हैं एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे इनके लिए क्या है, कंपलसरी है कि इनको अपने शेयर्स किस फॉर्मेट पे रखने ही पड़ेंगे, डीमैट में रखने ही पड़ेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने शेयर्स किस में रखना, फिजिकल फॉर्म में रखना। अच्छा, अब ये जो पूरा डीमैट का काम है, ये पूरा डीमैट का काम करने के लिए हमारे पास कौन है, डिपॉजिटरीज। ठीक है, तो अपने पास इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। ये पूरा डिपॉजिटरी जो है यहाँ पे ये DP से थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे बैंक्स हैं तो बैंक्स के एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, सिमिलरली वैसे डिपॉजिटरीज के भी क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर डीमैट में कन्वर्ट करने हैं तो अब क्या होगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, अब नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम लिखा हुआ होता है ना। लेकिन अभी कंपनी जो शेयर्स है वो किस फॉर्मेट में इशू कर रही है, डीमैट फॉर्मेट में इशू कर रही है वो अगर अपने शेयर्स। तो अगर कंपनी अपने शेयर डीमैट फॉर्मेट में इशू कर रही है तो उस सिचुएशन में कंपनी के बुक्स में, क्योंकि कंपनी जो शेयर्स है वो किसके नाम पे इशू करेगी, डिपॉजिटरी के नाम पे, NSDL या फिर CDSL के नाम पे वो क्या करेगी, इशू करेगी। तो कंपनी की बुक्स में किसका नाम आएगा, डिपॉजिटरी। और फिर डिपॉजिटरी आगे डीमैट फॉर्मेट में दे रहे हैं तो डिपॉजिटरी आगे पब्लिक को देगा, तो डिपॉजिटरी की बुक्स में किसका नाम आएगा, एक्चुअल जो पब्लिक के लोग जो शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। तो डिपॉजिटरी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रजिस्टर्ड होल्डर। डिपॉजिटरी को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड होल्डर, बिकॉज कंपनी की बुक्स में रजिस्टर्ड किसका नाम है, डिपॉजिटरी का। ठीक है, पर एक्चुअली शेयर का बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिविडेंड, है ना, राइट टू अटेंड मीटिंग्स, राइट टू नोटिस, ये सब डिपॉजिटरी के राइट्स नहीं है, ये सब राइट्स एक्चुअली किसके हैं, पब्लिक के। तो पब्लिक मतलब जो लोग एक्चुअल में शेयर्स परचेज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर्स कौन होंगे, जो एक्चुअली शेयर परचेज करके उनका राइट्स उन सबको मिल रहा है। पर कंपनी की बुक्स में किसका नाम आ जाएगा, अभी डिपॉजिटरी का, बिकॉज शेयर किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे डीमैट फॉर्मेट
ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो अगर उनके पास ऑप्शन है, आप रख सकते हो किस में, फिजिकल में भी, आप रख सकते हो किस में, डीमैट में भी। तो अब जैसे यहाँ फिर अपन ने लिस्टेड है और अनलिस्टेड है पब्लिक, तो इनको तो कंपलसरी है। तो जब भी इनको जो उस टाइम पे रेगुलेशंस आई थी, एप्लीकेबल हुई थी, तो इनको वही पूरा प्रोसेस गिवन है कि वही आप एप्लीकेशन फाइल करो, देन आपके शेयर्स कन्वर्ट होंगे। तो जब आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो किस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में, डीमैट शेयर्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डीमटीरियलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमटीरियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, क्या अभी डीमैट में शेयर्स हो गए, जैसे प्राइवेट कंपनी है, क्या वो वापस से अपने शेयर रीमैट में कन्वर्ट करवा सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है फिजिकल में रखने का, तो डीमैट में हो गया, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा के वापस से भी अपने शेयर्स फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीमटीरियलाइजेशन, ठीक है। वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन लगाओगे, चेकिंग वगैरह होगी, सब कुछ ठीक है, तो कंपनी की बुक्स में उसका नाम आ जाएगा, वो सब चीज़ें। तो ये हमने प्रोसेस एक बार क्लास में इंटायरली कंप्लीट किया था, तो एक बार आप प्रोसेस वहाँ से रेफर कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना शेयर कैपिटल का चैप्टर है, उसके सारे ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से करना है। इस चैप्टर में जैसे कि हमने बात की कि केस स्टडीज़ तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। तो बायबैक का प्रैक्टिकल असेस कर लेना, ईसॉप का, ड्राइट इशू का, ये सब हमने क्लास में बहुत डिटेल में अलग अलग कवर कर रखे हैं। 2 से 3 एग्जाम्पल्स भी लिए हैं हमने बहुत टॉपिक्स में, तो एक बार आप वहाँ से ये पूरा रेफर कर